अपने जीवन के शुरू के सालों में ही मौलाना आजाद ने इतना नाम कमा लिया था कि सरोजनी नायडू ने उनके बारे में कह डाला था कि आजाद जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन 50 साल के हो गए थे। जब वो बच्चे थे तो वो एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर भाषण देते थे और अपनी बहनों से कहते थे कि वो उन्हें घेर कर उनके भाषण पर ताली बजाएं। फिर वो मंच से उतरकर नेताओं की तरह धीरे धीरे चलते थे। आजाद का असली नाम था अबुल कलाम मुहिउद्दीन अहमद। उनका जन्म भारत से बाहर सऊदी अरब में मक्का में हुआ था। उनके पिता खैरुद्दीन 1857 के विद्रोह से पहले सऊदी अरब चले गए थे। वहां उन्होंने 30 साल बिताए थे। वो अरबी भाषा के बहुत बड़े अध्येता और इस्लामी धर्म ग्रंथों के विद्वान बन गए थे। खैरुद्दीन अपने परिवार सहित 1895 में भारत वापस लौटकर कलकत्ता में बस गए थे। आजाद ने किसी स्कूल, मदरसे या विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने सारी पढ़ाई घर पर ही की थी और उनके पिता उनके पहले शिक्षक थे। जब आजाद 11 साल के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था और उसके 11 साल बाद उनके पिता भी चल बसे थे। महात्मा गांधी से आजाद की पहली मुलाकात 18 जनवरी 1920 को हुई थी। आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका की शुरुआत खिलाफत आंदोलन से हुई थी। सन 1923 में उन्हें पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सन 1940 में वो एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हाल ही में आजाद की जीवनी लिखने वाले सैयद इरफान हबीब लिखते हैं, आजाद हकीम अजमल खां, डॉक्टर M.A. अंसारी, खान अब्दुल गफ्फार खां और हसरत मोहानी जैसे नेताओं की श्रेणी में आते थे जो अपने आप को मुस्लिम नेता कहलाना पसंद नहीं करते थे। हालांकि निजी जीवन में ये सभी समर्पित मुस्लिम थे, लेकिन खिलाफत आंदोलन को छोड़कर उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपने धर्म को कभी सामने नहीं आने दिया। अबुल कलाम आजाद ने कुरान का उर्दू में अनुवाद करने का बीड़ा उठाया। जब आजाद दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब तक मोहम्मद अली जिन्ना की पृथक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ चुकी थी। जिन्ना ने मुसलमानों से कहना शुरू कर दिया था कि वो गोरे हुक्मरानों को हिंदू हुक्मरानों से बदलने की गलती न करें। आजाद को जिन्ना को समझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के सैकड़ों सालों तक साथ रहने के बाद अलग होने की मांग फलवती नहीं होगी। आजाद के प्रति जिन्ना की तलखी इतनी बड़ी थी कि उन्होंने उन्हें पत्र लिखकर कहा, मैं आपके साथ न तो कोई बात करना चाहता हूं और न ही कोई खतो किताबत, क्योंकि आप भारतीय मुसलमानों का विश्वास खो चुके हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस ने आपको मुस्लिम शो बॉय अध्यक्ष बनाया है? आप न तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही हिंदुओं का। अगर आप में जरा भी आत्मसम्मान है तो आप कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपने मुस्लिम लीग को नुकसान पहुंचाने की भरसक कोशिश की है जिसमें आप नाकामयाब साबित हुए हैं। अब आप अपनी कोशिश छोड़ दीजिए। आजाद ने जिन्ना के पत्र का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जिन्ना के इस तर्क का प्रतिवाद जरूर किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग सभ्यताएं हैं और उनके महाकाव्य और नायक अलग अलग हैं और अक्सर एक समुदाय के नायक दूसरे समुदाय के खलनायक है। महादेव देसाई ने आजाद की जीवनी में लिखा, आजाद ने कहा कि 1000 साल पहले नियति ने हिंदुओं और मुसलमानों को साथ आने का मौका दिया। हम आपस में लड़े जरूर, लेकिन सगे भाइयों में भी लड़ाई होती है। हम दोनों के बीच मतभेदों पर जोर देने से कोई फल नहीं निकलेगा, क्योंकि दो इंसान एक जैसे ही तो होते हैं। शांति के हर समर्थक को इन दोनों के बीच समानता पर जोर देना चाहिए। आजाद के राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे मोहम्मद अली जिन्ना। राजमोहन गांधी अपनी किताब 8 लाइफ्स अ स्टडी ऑफ द हिंदू मुस्लिम एनकाउंटर में लिखते हैं, जिन्ना हमेशा पश्चिमी ढंग के अच्छे सिले हुए सूट पहनते थे, जबकि आजाद की पोशाक शेरवानी, चूड़ीदार पजामा और फैज कैप हुआ करती थी। आजाद और जिन्ना दोनों लंबे शख्स थे और सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। दोनों की आंखों से बुद्धिमत्ता टपकती थी। दोनों चेन स्मोकर्स थे। जिन्ना क्लीन शेव थे, जबकि आजाद की नुकीली दाढ़ी और उठी हुई मूछें होती थी। दोनों को आम लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था, लेकिन दोनों ही अक्सर बड़ी भीड़ के सामने भाषण दिया करते थे।
जब जिन्ना अकेले होते थे तो वो अपनी राजनीतिक योजनाएं बनाया करते थे, जबकि आज़ाद उर्दू, अरबी, फारसी और तुर्की में इतिहास की किताबें पढ़ने में अपना वक्त बिताते थे। लोगों की उपस्थिति में जिन्ना अक्सर चुप रहते थे, जबकि आज़ाद वाकपटु थे। महात्मा गांधी के सचिव रहे महादेव देसाई का मानना था कि आज़ाद के पास कभी भी उचित शब्दों की कमी नहीं रहती थी और कांग्रेस की बैठकों में सबसे ज्यादा बोलने वालों में आज़ाद ही हुआ करते थे। मौलाना आज़ाद का मानना था कि जिन्ना को राष्ट्रीय नेता बनवाने में गांधी की भूमिका थी। कलाम अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं, 20 के दशक में कांग्रेस छोड़ देने के बाद जिन्ना अपनी राजनीतिक महत्ता खो चुके थे, लेकिन गांधी जी की वजह से जिन्ना को भारतीय राजनीति में वापस आने का मौका मिल गया। भारतीय मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग को जिन्ना की राजनीतिक क्षमता के बारे में संदेह था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांधी जी जिन्ना के पीछे भाग रहे हैं तो जिन्ना के लिए उनके मन में नया सम्मान पैदा हो गया। गांधी जी ने ही जिन्ना के लिए अपने पत्र में कायदे आजम शब्द का प्रयोग किया था। ये पत्र तुरंत ही अखबारों में छपवा दिया गया। जब मुसलमानों ने देखा कि गांधी जी जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित कर रहे हैं तो वो वास्तव में ही ऐसे ही होंगे। सन 1937 के चुनावों के बाद आजाद को उत्तरी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश में आजाद ने विधानसभा में मुस्लिम लीग के 2 सदस्यों खलीकुज्जमा और नवाब इस्माइल खां को कांग्रेस के कैबिनेट में शामिल होने की दावत दी। वो इसके लिए तैयार भी थे, लेकिन उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि मुस्लिम लीग को कैबिनेट में एक जगह ही दी जा सकती है। राजमोहन गांधी लिखते हैं, आजाद के कहने पर गांधी जी ने भी मुस्लिम लीग के 2 सदस्यों को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश की, लेकिन नेहरू ने अपना फैसला नहीं बदला। मुस्लिम लीग भी एक स्थान के लिए राजी नहीं हुई। इस तरह मौलाना आजाद का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लीग गठबंधन का प्रयास विफल हो गया। बाद में आजाद ने अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा, नेहरू के रवैये की वजह से जिन्ना लीग के उत्तर प्रदेश घटक का समर्थन बनाए रखने में कामयाब हो गए, जो कि एक समय जिन्ना का साथ छोड़ने के लिए तैयार था। नेहरू के इस कदम से मुस्लिम लीग को उत्तर प्रदेश में नई जान मिल गई। जिन्ना ने इसका पूरा फायदा उठाया और आखिर में इसकी परिणति पाकिस्तान बनने में हुई। 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हें कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में ले जाया गया और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 32 महीने बाद अप्रैल 1945 में उनकी रिहाई हुई। जब सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो शुरू में गांधी और नेहरू के अनुरोध के बावजूद आजाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। गांधी और नेहरू के बार बार जोर देने पर उन्होंने 4 महीने बाद शिक्षा मंत्री का पद संभाला। माउंटबेटन ने पद संभालने के बाद जब भारत के विभाजन की प्रक्रिया शुरू की तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका पुरजोर विरोध किया। एक भारतीय के रूप में उन्हें देश के टुकड़े होना मंजूर नहीं था। उस समय उन्होंने कहा था, जब हिंदू बहुल देश में लाखों मुसलमान जागेंगे तो वो पाएंगे कि अपने ही देश में वो पराये और विदेशी बन गए हैं। आजाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मैं एक क्षण के लिए भी पूरे भारत को अपनी मातृभूमि न मानने और उसके एक हिस्से मात्र से संतुष्ट होने के लिए तैयार नहीं था। मार्च 1947 आते आते सरदार पटेल भारत के विभाजन के लिए तैयार हो गए थे और नेहरू ने भी इस सत्य को करीब करीब स्वीकार कर लिया था। आजाद लिखते हैं, मुझे बहुत दुख और आश्चर्य हुआ जब सरदार पटेल ने अंतरिम सरकार में ध्रुवीकरण से तंग आकर मुझसे स्वीकार किया, हम इसे पसंद करें या न करें, भारत में 2 राष्ट्र हैं। नेहरू ने भी मुझसे दुखी स्वर में कहा कि मैं विभाजन का विरोध करना बंद कर दूं। 31 मार्च को जब गांधी पूर्वी बंगाल से दिल्ली लौटे तो आजाद ने उनसे मुलाकात की। आजाद ने लिखा, गांधी ने मुझसे कहा कि विभाजन अब एक बड़ा खतरा बन गया है। ऐसा लगता है कि वल्लभ भाई पटेल और यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी हथियार डाल दिए हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे या तुम भी बदल गए हो? मैंने जवाब दिया, विभाजन के प्रति मेरा विरोध इतना मजबूत कभी नहीं रहा जितना आज है। मेरी एकमात्र आशा
आप हैं। अगर आप भी इसे मान लेते हैं तो ये भारत की हार होगी। इस पर गांधी बोले, मेरे मृत शरीर पर ही कांग्रेस विभाजन स्वीकार करेगी। लेकिन 2 महीने बाद गांधी जी ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा झटका मुझे दिया जब उन्होंने कहा कि विभाजन को अब रोका नहीं जा सकता। आजादी के बाद जब भारतीय मुसलमानों का पाकिस्तान जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो आजाद ने उन्हें नसीहत देने की कोशिश की। सैयदा सैयदेन हमीद ने अपनी किताब मौलाना आजाद इस्लाम एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट में लिखा, मौलाना ने उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों से कहा, आप अपनी मातृभूमि छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि इसका परिणाम क्या होगा? इस तरह आपका जाना भारत के मुसलमानों को कमजोर करेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्र अपनी अलग पहचान बताना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि बंगाली, पंजाबी, सिंधी और बलोच अपने आप को पृथक राष्ट्र घोषित कर दें। पाकिस्तान में आपकी स्थिति क्या बिन बुलाए मेहमान की नहीं होगी? हिंदू आपके धार्मिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रतिद्वंदी कतई नहीं। आजाद के मन में महात्मा गांधी के लिए अपार श्रद्धा थी, लेकिन वो उनके सभी विचार नहीं मानते थे। वो गांधी जी की उपस्थिति में खुलेआम सिगरेट पिया करते थे, जबकि यह जग जाहिर था कि गांधी जी को धूम्रपान करना पसंद नहीं था। मौलाना आजाद हमेशा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें कसरत करना और यहां तक कि सुबह टहलना कतई नापसंद था। वो हमेशा किताबों से चिपके रहते थे। वो न ही अपने घर से बाहर निकलते थे और न ही किसी को अपने घर बुलाते थे। कसरत न करने की वजह से उनके पैरों में अकड़न आ गई थी। वो थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे और 2 बार अपने बाथरूम में गिर भी पड़े थे। वो 19 फरवरी 1958 को एक बार फिर अपने बाथरूम में गिरे। इस बार उनकी कमर की हड्डी टूट गई और वो बेहोश हो गए। थोड़ी देर के लिए उन्हें होश आया। जब नेहरू उन्हें देखने आए तो उन्होंने उन्हें देखते ही कहा, जवाहर, खुदा हाफिज। बहुत कोशिशों के बाद भी वो इस चोट से उबर नहीं पाए और 22 फरवरी 1958 को सुबह 2 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा।